नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली सबके क्वेश्चंस यही है कि एचडीएफसी बैंक क्यों डूब रहा है स्टॉक। स्टॉक में एक्चुअल हो क्या रहा है, इतना ज्यादा फॉल एचडीएफसी में आने का रीजन क्या है। बहुत सारे लोग टॉप में इन्वेस्ट कर चुके हैं, ब्रेकआउट देख चुके हैं, उसी ब्रेकआउट पे इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप चार्ट देखो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे दिनों से, अरे यार दिनों से क्या, महीनों से क्या लेके बैठे हो, सालों से स्टॉक एक ही रेंज में है। अब इतना बड़ा स्टॉक, इतना बड़ा वेटेज, और निफ्टी, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज लेके बैठने वाला स्टॉक आज रिटर्न नहीं दे रहा है। सो किस प्रकार का स्टॉक हम सिलेक्ट करें। अगर इतनी बड़ी कंपनी जहां पे म्यूचुअल फंड का भी बहुत ज्यादा बाइंग होता है, रिटेलर का भी बहुत ज्यादा फेवरेट स्टॉक है, बैंकिंग नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सब कुछ होने के बावजूद भी स्टॉक में वो ग्रोथ बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। इसका रीजन सिंपल डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे अगर आप देखो ना, 2021 से लेके आज है 2024, इसका मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो चुके हैं। अब इतना ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद भी स्टॉक में एक अच्छी खासी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। अगर आप छोटे लेवल पर देखो या छोटे टाइम फ्रेम में देखो तो आपको पता चल जाएगा कि एक ब्रेकआउट आने के बावजूद फिर से नीचे आने की वो कोशिश कर रहा है। ऐसे केस में क्या करना होता है, सिंपल चीजें मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट में सिचुएशन क्या है और किस प्रकार से अभी एचडीएफसी बैंक की मूवमेंट चल रही है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों का मर्जर हुआ था बिकॉज ऑफ कॉस्ट सेविंग पर्पज। अगर दोनों एंटिटी एक साथ आ जाए तो दोनों के क्लाइंट्स एक्सचेंज हो सकते हैं, क्रॉस सेलिंग हो सकता है, बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी आगे जाके आ सकती है। क्योंकि सिंपल लॉजिक आप समझ लीजिएगा, अगर मैं दो कंपनियों को मर्ज कर देता हूं तो मेरा जो एक्सपेंस है, मल्टीपल स्टाफ लगते हैं, मल्टीपल चीजें लगती है, मल्टीपल ऑफिसेस लगते हैं, मल्टीपल एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारी चीजें कंट्रोल में आ सकती है और बिजनेस भी अच्छा खासा बढ़ सकता है क्योंकि क्रॉस सेलिंग हम कर सकते हैं। इस वजह से जो उन्होंने ट्रायल ले ली थी उसका इंपैक्ट अभी मार्केट में दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी एंटिटी है, मतलब इतना बड़ा ग्रुप होने के बावजूद भी, मर्जिंग होने के बावजूद भी, मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने बहुत जल्दी उसको टेकअप किया है। रीजन बिहाइंड दैट, इतना बड़ा ग्रुप और इतने सारे बिजनेसेस वो मर्ज करना इतना आसान नहीं होता और इसी दौरान स्टॉक पे इंपैक्ट होता हुआ हमें नजर आया था। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो तो समझ में आ जाएगा कि जब से वो अनाउंसमेंट हुई तब से कोई भी ग्रोथ इसने बिल्कुल नहीं दिखाई। ये एक चैनल आप बना सकते हो, इसी चैनल के दौरान इसने अपना हाई बनाया था, लो के पास जाओगे तो इसके आसपास ये लो बना है। सो ये जो रेंज है 1300 लेके 1350 के बीच में, और ऊपर अगर आप जाओ 1700 से 1750 के बीच में, इन्हीं दौरान मार्केट्स में मूवमेंट हो रही थी। अब यहाँ पे चल क्या रहा है, एक तो मर्जिंग किया, मर्जिंग के बाद डिपॉजिट की ग्रोथ हो या इबिटा हो या नेट प्रॉफिट हो, डेट टू एसेट रेशो हो या कंपनी का स्टॉक हो, कहीं पर भी अच्छी ग्रोथ नजर नहीं आई। इसके साथ साथ जो रेट हाइक हुए थे वो रेट हाइक अभी भी बरकरार है, कहीं पर भी रेट कट की संभावना नजर नहीं आ रही है। इसीलिए बैंकिंग में प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एचडीएफसी पे प्रेशर है, बाकी कंपनियों पे भी प्रेशर है, बाकी बैंकिंग स्टॉक पे भी प्रेशर है, बट एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक बाकी कंपनियों पे इतना ज्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। हम कंपेयर कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक से। यहाँ पर आप देख सकते हो आईसीआईसीआई में एक अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। अब 2021 से अगर कंपेयर करो ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से सीधा ये जो स्टॉक है वो बहुत अच्छे खासे लेवल पर बढ़ चुका है। इसके रिटर्न अगर आप देखो तो 136% की ग्रोथ ऑलरेडी इसमें हो चुकी है। आप कोटक को देख सकते हो, कोटक में एक प्रेशर था, मगर इस प्रेशर के बावजूद भी कोटक हैड परफॉर्म्ड वेरी वेल एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। मगर यहां से आप ग्रोथ देख सकते हो, फिलहाल 3 साल का परफॉर्मेंस इसका भी खराब ही है। एसबीआईएल जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया इसने, ये तो मल्टी बैगर साबित हो चुका है। इफ यू कंपेयर फ्रॉम 2021 से अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो यहां से सीधा 250 रुपए का स्टॉक बन चुका है 900 रुपए का। इसका मतलब मल्टीफोल्ड्स रिटर्न उसने दे दिए हैं। सिंपल एक चीज समझ में आ जाती है कि भाई साहब सारे बैंकिंग स्टॉक में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, एचडीएफसी बैंक कुछ मेजर ही इसको फेस कर रहा है। इसके बाद एक बड़ा इंपैक्ट हो चुका है सेबी की वजह से। सेबी ने जो अनाउंस किया था कि जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेनर जो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, उन्होंने उनका डिस्क्लोजर देना चाहिए। बहुत सारा डेटा उनसे उन्होंने मांगा था,
पर्पस क्या था, कितना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, आपकी कंपनी कौन सी है, आपके पास पैसे कहाँ से आए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों की डिमांड उन्होंने करी थी। और एचडीएफसी बैंक में एफआईआई बहुत ज़्यादा थे, और जैसे वो न्यूज़ आई, डिटेल डिस्क्लोज करनी थी, सीधा उन्होंने सेल ऑफ करना शुरू कर दिया। और स्टॉक चलता है एक ही चीज़ की वजह से, पैसा पैसा और पैसा। दूसरी कोई चीज़ मार्केट को या स्टॉक को चलाने के लिए जरूरी नहीं है। अगर बाइंग होता है ऊपर चढ़ेगा, सेलिंग होता है नीचे गिरेगा, दूसरा कोई रीजन नहीं। कितना भी फंडामेंटल स्ट्रांग हो, अगर किसी स्टॉक को बेचा जाता है और ऊपर से दबाया जाता है, वो गिरने ही वाला है। अगर कितना भी फंडामेंटली खराब स्टॉक हो, अगर उसमें बाइंग आता है, जैसे कि पेनी स्टॉक को बढ़ाया जाता है ना, सेम चीज हम कोई भी स्टॉक में देख सकते हैं, बहुत तगड़ी ग्रोथ के साथ। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो रिस्क वेट है वो बढ़ाया जा रहा है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई बार बार नई नई चीजें इंप्लीमेंट कर रहा है, जहां पे रिस्क वेट बढ़ाया जा रहा है, सीआरआर बढ़ाया जा रहा है। इसके वजह से और ज्यादा मार्जिन पे इंपैक्ट कंपनी के आ रहा है। कुछ महीने पहले एमएससीआई ने बोला था कि हम एचडीएफसी बैंक का वेटेज बढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों का मर्जर हो चुका है, इतनी बड़ी एंटिटी हो चुकी है। तो एमएससीआई नाम का एक इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 होता है, बैंक निफ्टी होता है, फिन निफ्टी होता है, वैसे ही मॉर्गन स्टैनली का जो इंडेक्स है, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का वेटेज बढ़ाने वाले थे। अगर वो वेटेज उन्होंने बढ़ा दिया है फ्रॉम 3.8% टू 7.5%, ऑलमोस्ट साहब डबल कर दिया है। अगर वेटेज बढ़ा दिया, इसका मतलब 25 से 26 हजार करोड़ का इनफ्लो इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकता था। मगर हुआ क्या बताया आपको, उन्होंने भी हाथ पीछे ले लिया। उन्होंने सीधा बोल दिया कि कंपनी का अर्निंग नहीं दिख रही है, कंपनी की बैलेंस शीट हमें वैसे नहीं दिख रही है, कंपनी में वो ग्रोथ हमें नजर नहीं आ रही। इस वजह से हम जो भी पैसा इन्फ्यूज करना चाहते थे वो फिर से हम डिले कर रहे हैं। अब 2-3 ट्रांस में हम इसको इन्वेस्ट करेंगे, धीरे धीरे करके पैसा ऐड करेंगे, सडनली इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो मैंने डायलॉग अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि स्टॉक बढ़ता है पैसे से। अब जो भी पैसा यहां पे आने वाला था वो डिले हो रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि स्टॉक रेंज बाउंड हो सकता है। अब यही सारे रीजंस हैं जो कि स्टॉक को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। अब आगे क्या हो सकता है, अगर हम थोड़ा इसको जूम करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जिनके लिए मैं बार बार बोलता हूं 5 स्टेप इन्वेस्टिंग करना जानते हैं, उन्होंने अगर यहाँ पे कहीं इन्वेस्ट किया होगा ना, तो ऑलमोस्ट ये जो ग्रोथ है वो 30% की है। चलो नीचे आ जाते हैं, फिर भी अभी वो 17-18% ग्रोथ में है। होना क्या चाहिए कि मुझे पता है रेंज कहां से कहां तक है, और इतनी बड़ी रेंज बनने के बाद भी अगर हम समझ नहीं पाते कि कहां पे इन्वेस्ट करना है, तो आप सरासर गलती कर रहे हो। सो 5 स्टेप इन्वेस्टिंग ऐसे स्टॉक में किया जा सकता है। मैं कभी भी आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं करता, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूं। होगा क्या स्टॉक में ये समझ लीजिएगा। ये जो क्वार्टर है ना, ये भी प्रेशर में रहेगा, क्योंकि बहुत सारे नए नए कानून लाए गए आरबीआई के द्वारा, इसीलिए इनको प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इतनी बड़ी बैंक और इतने बड़े बार बार सडन चेंजेस उनको प्रेशर में ला रहे हैं। सेबी पीछे पड़ चुका है, आरबीआई भी पीछे पड़ चुका है। अब इसका सीधा असर एक ही बैंक पे होगा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, सब पे प्रेशर आएगा। बट ये बहुत बड़ा हाथी होने के बावजूद भी इतने अच्छे से मैनेज कर रहे, एक बहुत अच्छी काबिल तारीफ चीज है, आप मान सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे जाके क्या हो सकता है, ये करंट क्वार्टर में मतलब Q2 भी प्रेशर में नजर आ सकता है। बट उसके बाद रेट कट करना गवर्नमेंट को अनिवार्य हो जाएगा। आरबीआई भी प्रेशर में आके रेट कट कर देगा, क्योंकि यूएस में भी रेट कट होंगे ही होंगे। कुछ भी हो, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं तो बहुत एग्रेसिवली रेट कट्स किए जा सकते हैं, और बिजनेसेस को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प की जा सकती है। यहाँ पे भी सेम, अगर यूएस इंप्लीमेंट करता है तो इंडिया को भी करना ही होगा। अगर चलो कमला हैरिस भी जीत जाती है ना, तो भी उनको रेट कट तो करना ही है, और उसके बाद इंडिया में भी रेट कट हो जाएंगे। क्योंकि जब तक रेट कट नहीं करेंगे तब तक इन्फ्लेशन का जो भी असर था ना, वो कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। लोग पैसा नहीं उठाएंगे, लोग पैसा नहीं उठाएंगे, कंपनियां पैसा नहीं उठाएंगे, तब तक इनका फायदा होने वाला नहीं है। जितना ज्यादा लोन बुक इनका स्ट्रांग बनता जाएगा और क्वालिटी लोन बुक बनता जाएगा, उतनी ही कंपनी ग्रो होती जाएगी। जिन लोगों को एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये जो स्टॉक है ना, इनसे आप एग्रेसिव एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो मोटे हाथी है और मोटे हाथी की तरह ही जाएंगे। अगर आप सोचते हो ना कि ब्रेकआउट दे देगा और एकदम हाई पे हाई मारता चला जाएगा, भाई साहब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया एक्सपांड कर चुका है। आप अगर सोचते हो कि यहां से ये डबल कर देगा, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। हमारा बिजनेस है रीच मी नाम से चलता है, RICHMW, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इंश्योरेंस, हर एक चीज में फाइनेंशियल प्लानिंग में हम काम करते हैं। हमारे ऑफिसेस कितने हैं, ऑल ओवर महाराष्ट्र हम अभी काम कर रहे हैं। समझो मुझे ऑल ओवर इंडिया ग्रो करना है, तो यहां से मैं मिनिमम 10x, 20x, 50x, 100x तक ग्रो करा सकता हूं मेरे बिजनेस को। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी इंडिया में है।
क्योंकि हमारे रेगुलेटर से मेरे पास सारी परमिशंस है ये बिजनेस करने की। अगर मेरे पास कैपिटल आ जाता है, मैं कैपेक्स कर देता हूँ, एक्सपांड कर देता हूँ, तो मैं 100x भी कर सकता हूँ। मैं हर एक कोने में मेरा ऑफिस डाल सकता हूँ। फिलहाल तो सारी दुनिया ऑनलाइन चल रही है, इसलिए हम भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं, बट एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एचडीएफसी बैंक और कहाँ जाएगा? जितना ज्यादा वो रूरल एरिया में एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, फंसेगा, क्योंकि रूरल एरिया में जो टिकट साइज है या इन्वेस्टमेंट की लोगों की कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, और वो ब्रांच में भी लॉस में आ सकती है। इसीलिए जो भी बैंकिंग के लिमिटेशंस है, अब इसने मुझे लगता है रीच कर दिया है। यहां से वही होगा 10%, 20%, 25%, इसके रेंज में ही इसकी ग्रोथ होती रहेगी। मैक्स टू मिनिमम मैं बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मुझे इस स्टॉक में बिल्कुल भी नजर नहीं आती। तो आपको क्या लगता है इनका बिजनेस किस परसेंटेज से ग्रो हो सकता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी आपके डाउट्स है मुझे आप पूछ सकते हो, वो मैं क्लियर करने की कोशिश भी करूंगा। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।